हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड बायोलॉजी सीरीज में मैंने पिछली क्लास में आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात किया और आज मैं आपसे हृदय पे बात करूंगा, हार्ट पे बात करूंगा। और हार्ट एक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको समझना भी चाहिए कि हार्ट है क्या, एक्चुअली वर्क वर्क कैसे करती है, हार्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। क्योंकि आप समझते हैं और सुन भी रहे हैं कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होती है लोगों को, हार्ट फेलियर क्या होता है इनकी मैं आपसे बात करूंगा, हार्ट स्ट्रोक क्या होती है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, इनकी बात मैं आपसे करूंगा। इससे पहले कि मैं आपको हार्ट स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको लंग्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं और रेस्पिरेशन की थोड़ी सी जानकारी बची हुई है, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स होते हैं, जस्ट उसके बाद हम लोग हार्ट पे एंट्री करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। लंग्स की मैंने बात की थी, लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है और जिस सिस्टम के अंदर लंग्स की स्टडी की जाती है उसको पल्मोनरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पूरा पाचन वगैरह पढ़ते हैं, तो पल्मोनरी सिस्टम के अंदर पूरा लंग्स वगैरह पढ़ते हैं। लंग्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, उन डॉक्टर को पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। लंग्स की जब बात की जाती है तो लंग्स मैंने कल ड्रॉ किया, आपको बताया। तो लंग्स के लिए पहला शुरुआत होती है, आपने देखा कि लंग्स में ट्रैकिया होती है, विंड पाइप, और विंड पाइप के ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, उसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं जहां वो खुल रहा है। उसकी ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसको ईपीग्लॉटिस बोलते हैं, जो हैलाइन कार्टिलेज का बना होता है। याद है ईपीग्लॉटिस मैंने बताया था, वो हैलाइन कार्टिलेज का बना होता है। तो कार्टिलेज क्या है मैं अभी समझा दूंगा, बोन और कार्टिलेज में क्या अंतर होता है ये आपको आना चाहिए समझ में, समझना भी चाहिए आपको। तो ट्रैकिया की ओपनिंग ईपीग्लॉटिस, नो, ध्यान रखना इसमें फंसते हैं लोग। ट्रैकिया की ओपनिंग, विंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, और उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने कल ड्रॉ किया था उसको बोलते हैं ईपीग्लॉटिस, जो कि हैलाइन कार्टिलेज का बना होता है। ट्रैकिया के अंदर, विंड पाइप के अंदर आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं जो कि सी शेप के होते हैं, सी आकार, सी शेप के रिंग होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया नहीं था आपको सी शेप के होते हैं, बट ध्यान रखना रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सी शेप के होते हैं, जो कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है, विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है। ट्रैकिया आगे चले, जब ट्रैकिया विंड पाइप आगे गया तो वो दो भाग में बटा था, आपने देखा था दो भाग में बटा था, ब्रोंकस, एक को बोलते हैं ब्रोंकस, दोनों को मिला के बोलेंगे ब्रोंकाई, ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद वो ब्रोंकाई आगे जाके फिर डिवाइड हुआ, ब्रोंक्यूल्स बना था, फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद नीचे आपको एल्वियोलाई, जो आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइन स्ट्रक्चर होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है ब्लड से। तो ब्लड से जो गैस का एक्सचेंज होता है लंग्स में, वो कहां होता है एक्चुअली, गैस एक्सचेंज कहां हो रहा है, वो एल्वियोलाई में हो रहा है। वहीं एल्वियोलाई से गैस ब्लड में जाती है, ऑक्सीजन, और वहां से CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाती है, और वो CO2 को आप बाहर सांस छोड़ देते हैं। तो गैस एक्सचेंज होती है, जो मैं आपको बताने वाला हूं आज। तो ये बेसिक चीजें थी, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रैकिया में कुछ चीजें और भी होती है जो मैंने डिटेल में बात की थी। ट्रैकिया याद कीजिए, विंड पाइप, विंड पाइप के बाद मैंने आपसे बताया था कि ब्रोंकस जो होते हैं, ब्रोंकस, उसमें भी टाइप्स हैं, वो और डिवाइड करते हैं, और प्राइमरी ब्रोंकस और डिवाइड किया, सेकेंडरी ब्रोंकस और डिवाइड किया, टर्शियरी ब्रोंकस, सबको मिला के हम लोग ब्रोंकाई बोल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी होता है कुछ, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, और लास्ट में आपका एल्वियोलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे गैस का एक्सचेंज होना है ब्लड के साथ। दैट्स ऑल अबाउट जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। आज मैं जिक्र करूंगा और थोड़ी चीज और बता देता हूं आपसे। कल मैंने ऑर्गेनिज्म, जीव और उसका रेस्पिरेटरी सेंटर, कि वो कैसे उसका रेस्पिरेशन होता है। जैसे ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है, लंग्स, लंग्स के माध्यम से हमारा गैस एक्सचेंज होता है, तो ह्यूमंस का हो गया लंग्स, और इस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम, जो लंग्स के माध्यम से गैस का एक्सचेंज करे, पल्मोनरी सिस्टम, क्योंकि लंग्स की स्टडी पल्मोनोलॉजी कही जाती है। उसी तरीके से मैंने कई सारे ऑर्गेनिज्म को आपको बताया। एक मैंने आपसे प्रोटोजोआ की बात की थी, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में जैसे एग्जांपल अमीबा आता है, तो वो कैसे आपका गैस एक्सचेंज करते हैं। तो मैंने बताया था कि प्रोटोजोआ की बात करें अगर, नॉर्मल प्रोटोजोआ, ठीक है ना, तो प्रोटोजोआ जो है अगर पानी के अंदर है, एक्वेटिक है, ये पानी के अंदर पाया जाता है, तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो घुलनशील ऑक्सीजन है, जो घुले हुए ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन सीधा पानी से
इनकी जो ये सरफेस है ना, ये सरफेस, तो मैंने बोला था बॉडी सरफेस, बट एक्चुअली क्योंकि प्रोटोजोआ एक कोशिका वाले होते हैं और कोशिका की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं ना। तो ऐसा ज्यादा बोलना सही होगा कि बॉडी सरफेस नहीं, ऑक्सीजन का एक्सचेंज या गैस का एक्सचेंज इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रहा है। किसमें? प्रोटोजोआ में, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया है अमीबा। प्रोटोजोआ में एग्जांपल मैंने अमीबा लिया है और इसका जो गैस का एक्सचेंज होता है वो बॉडी सरफेस से ज्यादा अच्छा कहना होगा कि इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनका गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन यहां से यहां जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है, ये बोलना ज्यादा सही होगा कि मैंने कल बताया था कि बॉडी सरफेस से होता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बोलना ज्यादा सही होगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है ऑप्शन में तो फिर बॉडी सरफेस बता सकते हैं, क्योंकि बॉडी की सरफेस ही तो दिख रही है ना। बट ये एक कोशिका वाले होते हैं प्रोटोजोआ, इसीलिए आप उनके सेल की जो बाहर की कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहीं से गैस का एक्सचेंज होगा, उसी से ही गैस का एक्सचेंज होने वाला। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 बाहर आएगी। दैट इज ऑल अबाउट जो इनका गैस का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है इनका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप बोलोगे फिर बॉडी सरफेस के माध्यम से कहां होती है? कि पूरा बॉडी बनी हो और उसके माध्यम से गैस का एक्सचेंज हो। जैसे एग्जांपल बताऊं, निडेरिया, निडेरियंस जो होते हैं, निडेरियंस जिसको सिलेंट्राटा भी बोलते हैं, हाइड्रा फिश वगैरह आता है ना, जेली फिश वगैरह, तो निडेरियंस जो होते हैं उसमें अगर बात करूं मैं तो उसमें आपका बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस, उसमें भी बॉडी सरफेस के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। हेलमिन्स होते हैं, हेलमिन्स, वॉर्म बोलते हैं, वॉर्म, आई वॉर्म पता होगा। तो हेलमिन्स जिसके अंदर में वॉर्म्स आते हैं वो भी गैस का एक्सचेंज बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। वो ज्यादा सही है यहां पे बॉडी सरफेस का यूज करना टर्म को। यहां पे प्रोटोजोआ में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर बोलेंगे तो ज्यादा सही होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटोजोआ में गैस का एक्सचेंज होता है, ये ध्यान रखेंगे। और बाकी मैंने चीज आपको समझा दी है, ठीक है। तो बॉडी सरफेस यहां पे ना यूज करें तो ज्यादा सही है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑप्शन में नहीं है तो फिर उनके सरफेस बता सकते हो कि बॉडी के सरफेस जो बाहरी कवर है वहां से हो रहा है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका ज्यादा सही आंसर होगा प्रोटोजोआ में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बॉडी सरफेस तीन जगह मैंने बताया, निडेरिया में, स्पॉन्जेस में एंड हेलमिन्स में, जिसमें वॉर्म आते हैं। हेलमिन्स में वॉर्म आता है, वॉर्म, जैसे आपने सुना होगा नाम आई वॉर्म, जो आंखों में वॉर्म आ जाते हैं, कीड़े पड़ते हैं, कीड़े दिखते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये है आपका बेसिक उसकी स्टडी जो मैंने आपको बताया। कल मैंने सारी चीजें समझा दी थी। आज मैं आपको फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अपने आप में अलग है। रेस्पिरेशन इज ए कंप्लीट प्रोसेस, ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है। आज वो समझने की कोशिश करेंगे। तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, इसके बाद मैं हार्ट आपको पढ़ाऊंगा, हृदय के बारे में। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की कार्यकी क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, कितने स्टेप्स हैं, ये हमने समझने की कोशिश कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स, इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स, ठीक है ना। और एनसीईआरटी वगैरह देखेंगे, 11th क्लास के एनसीईआरटी वगैरह, तो उसमें आपको लगेगा कि कुछ और भी चीजें हैं, बट उससे टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको उतना बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में सफिशिएंट है और आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। और जितना भी मैं बताऊंगा ये ऑथेंटिक है, पूरा भरोसे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर उसमें चाहूं तो इंक्लूड कर सकता हूं, बट रिक्वायर्ड नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स व्हाई मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। बट इतना आप समझ जाए कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स, लगभग इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, कहीं कहीं इनमें 3 स्टेप्स भी बताए जाते हैं, कहीं कहीं 4 स्टेप्स भी बताए जाते हैं। आप देख लें, पहला स्टेप्स ब्रीदिंग होता है, पहला स्टेप्स ही है सांस लेना, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को वेंटिलेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, वेंटिलेशन या पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। तो वेंटिलेशन भी बोलते हैं, वेंटिलेशन या पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हो जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकेंड स्टेप रेस्पिरेशन के अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर सेकेंड स्टेप है एक्सटर्नल। थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन, थर्ड स्टेप इज इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड फोर्थ स्टेप इज सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये इसी को टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टिश्यू रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हैं। कभी कभार सुनेंगे जहां भी किताब में 3 स्टेप लिखा मिलेगा, अच्छी किताबों में भी लिखा मिल जाता है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन को ही कभी कभार सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ही रख दिया जाता है।
तो हो जाएंगे 3 स्टेप। अदरवाइज आप इंटरनल को अलग काउंट करेंगे और सेलुलर को अलग काउंट करेंगे तो 4 स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है आपका 4 स्टेप्स, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या है, ध्यान रखेंगे। ब्रीदिंग क्या है या वेंटिलेशन क्या है या पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है। तो ब्रीदिंग इज नथिंग बट इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। लंग्स, फेफड़ा एंड एटमॉस्फेयर के बीच में गैस का एक्सचेंज ही है, नॉर्मल भाषा में बताऊं तो ब्रीदिंग। ठीक है, और इसमें 2 फेज होते हैं। तो ब्रीदिंग इज नथिंग बट इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैस का आदान प्रदान है वही है ब्रीदिंग। ठीक है, और रेस्पिरेशन में मैंने आपको और भी चीजें बताई थी। इट इज ए कंप्लीट प्रोसेस, उसका एक भाग है ब्रीदिंग, जिसमें गैस का एक्सचेंज हो रहा है लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में। तो आपने सांस लिया तो लंग्स में गया हवा, तो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सचेंज, और आपने सांस छोड़ा तो लंग्स से आपका हवा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ठीक है ना, आपको पता है कि आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ भी रहे हैं, ये ब्रीदिंग का पार्ट है, दोनों के दोनों। तो ब्रीदिंग में दोनों चीज आती है, सांस का लेना इंस्पिरेशन, सांस का छोड़ना एक्सपीरेशन। ठीक है, ये दोनों पार्ट है ब्रीदिंग के अंदर। तो ये एक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, आप देख रहे हैं रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ये ब्रीदिंग। ठीक है ना, जिसमें ब्रीदिंग की डेफिनेशन बताऊं तो इट इज नथिंग बट इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, 2 के बीच में। ठीक है, और इसके अंदर में 2 फेज आते हैं, 2 फेज। इसके अंदर ब्रीदिंग के अंदर में कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपीरेशन। बीच में एक पॉज भी आता है, पॉज, बट उसको काउंट नहीं करेंगे तो चलेगा। आप 2 फेज ध्यान रखेंगे, इंस्पिरेशन सांस अंदर लेना, एक्सपीरेशन सांस को छोड़ना। 2 फेज हैं आपके ब्रीदिंग के अंदर। तो एक हो जाएगा इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, एक हो जाएगा एक्सपायरेशन या एक्सपीरेशन। 2 फेज हो गए आपके ब्रीदिंग के अंदर, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। अब मैं आपको बताता हूं, जो आप इंस्पायर्ड कर रहे हैं हवा को, जो आप सांस ले रहे हैं यानी इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो इसमें कितना ऑक्सीजन आप लेते हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कितना क्या क्या लेते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जो भी आप हवा अंदर ले रहे हैं तो सिर्फ उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो कंप्लीट एयर आप अंदर लेते हैं। कंप्लीट एयर, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, कंप्लीट एयर अंदर लेते हैं। उस एयर में मैं आपको 2 चीज की जानकारी देता हूं कि कितना ऑक्सीजन होता है, आमतौर पे लोगों को पता होता है, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो आप अंदर ले रहे हैं। तो इंस्पायर्ड एयर में जो आप एयर को अंदर ले रहे हैं, इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूं मैं, इंस्पायर्ड एयर में जो आप अंदर हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इंस्पायर्ड एयर में अगर मैं O2 की बात करूं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो कितने % ऑक्सीजन है बताइए एटमॉस्फेयर में, वही एयर में होगा, वही आप अंदर ले रहे हैं। तो O2 जो है 21% है, सबको पता है। और CO2 नॉर्मल बुक्स में देखेंगे पुरानी किताबों में तो 0.03% है। अभी कंटेंट बढ़ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है, पॉल्यूशन का दौर चल रहा है, आप जानते हैं। तो 0.04% बोलेंगे तो ज्यादा सही होगा। तो राइट नाउ CO2 इज 0.04%, वो एयर में है जो आप इंस्पायर्ड कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ते हैं, एक्सपायर्ड करते हैं, एक्सपीरेशन करते हैं, तो एक्सपायर्ड एयर में कितना O2 कितना CO2 ये भी पता होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। इसको नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए, तब मैं बताता हूं एक्सपायर्ड एयर में कितना होता है। ठीक है ना, तो एक्सपायर्ड मतलब सांस जब आप छोड़ रहे हैं यानी एक्सपीरेशन, उस एक्सपीरेशन यानी एक्सपायर्ड एयर में कितना O2 या CO2 होता है। अंदर लेते हैं तो इतना है, ये तो एयर का कंटेंट आप जानते ही है, नाइट्रोजन भी होगा उसके अंदर में, बहुत सारी गैसेज होंगी, मैंने 2 गैस आपको बताई है। वैसे गैसेस तो नाइट्रोजन भी आप अंदर लेते हैं, एयर पूरा ले रहे हो आप तो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, आर्गन, नियॉन सब हैं। जो रेयर गैसेस भी होते हैं वो भी होते हैं कुछ कुछ % में, जो आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी में या ज्योग्राफी में क्लियर करूंगा कितने % ऑफ गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है ना, ओजोन भी होता है, आर्गन भी होता है, तो बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, सब आप अंदर लेते हैं। उसमें से मैंने 2 आपको बताया, O2 एंड CO2। अब मैं बताता हूं जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसमें कितना होता है, एक्सपायर्ड एयर। एक्सपायर्ड एयर में बात करूं तो उसमें O2 कितना है, उसमें CO2 कितना है, तो उसमें O2 जो है 16% है। देखिए 21% आपने लिया, 16% ऑक्सीजन आपने छोड़ा, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड आप एयर से ले रहे हैं अंदर, लेकिन जब छोड़ रहे हैं तो 4% है। देखिए जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 का कंटेंट देखिए कितना बढ़ चुका है, लिया था इतना, छोड़ रहे हो इतना, सोचिए। और ऑक्सीजन भी लिया था 21, छोड़ रहे हैं 16, कम हो गया ऑक्सीजन भी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बेसिक प्रोसेस आपको आना चाहिए। अब मैं बात करता हूं आपसे इंस्पिरेशन की। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा कितना हवा ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं आप।
अब मैं आपको एक एक प्रोसेस समझा देता हूं ब्रीदिंग का। 2 स्टेप्स इन ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। एक बीच में पॉज भी आता है, ठीक है ना, बट हम लोग 2 ही पढ़ रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, मेन तो यही है। तो पहला ब्रीदिंग का फेज इंस्पिरेशन। क्या है इंस्पिरेशन? सांस का लेना, अंदर लेना, इंस्पिरेशन, ठीक है। तो इंस्पिरेशन को मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा? ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग इन, ब्रीथ जब अंदर की ओर करते हैं, सांस लेना, ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, सिंपल, ठीक है। तो सांस को अंदर लेना, ब्रीदिंग इन इज इंस्पिरेशन। ये कब होगा? देखिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बहुत सारी मसल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो आपको नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं है, और शायद उस लेवल पर जानकारी चाहिए नहीं। बट डायफ्राम का रोल होता है सांस को अंदर लेने में, डायफ्राम का रोल है, रिप्स का रोल है, स्टर्नम का रोल है, इंटरकोस्टल मसल्स का रोल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, बहुत सारी चीजों का रोल होता है सांस को अंदर लेने और सांस को छोड़ने में। बट उनकी जानकारी आपको चाहिए नहीं, दैट्स वाई मैं उतना दूंगा नहीं डेप्थ में, क्योंकि एग्जाम में पूछता नहीं है, तो हमें टाइम बर्बाद करने की कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हमें बहुत कुछ पढ़ना है, साइंस टेक भी मैं स्टार्ट करना हूँ मुझे, क्योंकि बायोलॉजी के बाद साइंस टेक को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। दैट्स वाई हम लोग जितना एग्जाम में पूछता उतना ही पढ़ रहे हैं। ब्रीदिंग इन, अंदर लेना, इज इंस्पिरेशन, ठीक है। ये हो गया बेसिक। और इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस है, इट इज ए एक्टिव प्रोसेस। यहां पे एनर्जी का खर्च होता है, इट इज ए एक्टिव प्रोसेस। सक्रिय है यह प्रक्रिया, मतलब एक्टिव मतलब एनर्जी का खर्च होता है, यहां पे ऊर्जा का खर्च होता है, दैट्स व्हाई इट इज ए एक्टिव प्रोसेस, ये आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं ब्रीदिंग इन मतलब क्या है। देखिए, हल्का सा फिजिक्स समझ लेंगे, हल्का सा फिजिक्स। ब्रीदिंग इन, हवा अंदर जा रही है, कब जाएगी? जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर, लंग्स फेफड़े में लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जाएगी, यही होगा ना, तभी तो अंदर हवा जाएगी ना। तो इस तरीके से हवा जाती है। लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा है उससे, तो वो हाई से लो आपका हवा अंदर चला जाएगा, ये इंस्पिरेशन हो जाएगा। एक्सपिरेशन में क्या होगा? जब आप सांस छोड़ते हैं, लंग्स के अंदर प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर ज्यादा एटमॉस्फेयर से, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो अंदर से हवा बाहर की ओर चली जाएगी, जो एक्सपिरेशन होते हैं सांस को छोड़ना। ये प्रेशर का रोल है। स्लाइटली प्रेशर का वेरिएशन एटमॉस्फेयर एंड आपके लंग्स में इंस्पिरेशन करा देता है और एक्सपायरेशन करा देता है। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही हवा का मूवमेंट होगा, दैट इज ऑल अबाउट। और ये कैसे प्रेशर अंदर कम हो जाता है, कैसे प्रेशर अंदर बढ़ जाता है, इसके लिए डायफ्राम का रोल है, इसके लिए स्टर्नम का रोल है, इसके लिए रिप्स का रोल है, इसके लिए इंटरकोस्टल मसल्स का रोल है, जो आपके इस वाले रीजन में पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में, ठीक है ना। तो रिप्स आपने देखा होगा, रिप्स होते हैं पूरे इधर, ये पूरा हड्डी होती है इधर, आपने देखा होगा। बीच में यहाँ पे स्टर्नम होता है, स्टर्नम, इनसे पूरे रिप्स जुड़े हुए हैं, पीछे तक रिप्स जुड़ा हुआ है। तो रिप्स का भी रोल है कि रिप्स फैलेंगी आगे की ओर, तो उसमें स्पेस बढ़ना चाहिए। जब थोरेसिक कैविटी, जो मैंने कल पढ़ाया था, इस कैविटी के अंदर स्पेस बढ़ेगा ना, तो जब स्पेस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप डाउन हो जाएगा, तो हवा आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर अंदर ले सकते हैं। लेकिन जब इसकी वॉल्यूम कम होगी, जब इसकी वॉल्यूम कम होगी, तो यहां पे स्पेस कम होगा, स्पेस कम होगा तो प्रेशर जो होगा हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, और इससे हमारा प्रेशर हाई से लो की ओर बाहर आप सांस छोड़ देंगे। यही प्रोसेस होता है कि कैसे प्रेशर कम ज्यादा होता है, बस इन्हीं का रोल है। कभी इनका रोल आपको मैं समझा दूंगा। अगर आप नीट की वीडियो मेरी देखेंगे, नीट जो मैं स्टार्ट करूंगा, तो उसमें आप समझ लीजिएगा कि इसका रोल कैसे होता है, कैसे इंटरकोस्टल मसल्स, कैसे रिप्स का मूवमेंट होता है, कैसे स्टर्नम का मूवमेंट होता है, कैसे डायफ्राम का मूवमेंट, फ्लैट कॉन्ट्रैक्शन ये होती है। मेन तो डायफ्राम का ही मूवमेंट है, ध्यान रखना। रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में, नॉर्मली बात करो, ब्रीदिंग में डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है। डायफ्राम याद कीजिए, मैंने कल बताया था, मस्कुलर सेप्टम जो सेपरेट करता है एब्डोमेन को थोरेसिक कैविटी से। डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। इसमें करने के कारण, डायफ्राम के कारण आप सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं। डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है। बट कुछ रोल और भी चीजों का है, रिप्स का रोल है, इंटरकोस्टल मसल्स का रोल है, इनका भी रोल होता है। बट डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है, जिसको फ्रेनिक मसल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मसल है ये, ठीक है ना। डायफ्राम अगर फट जाए तो इंस्टेंट मृत्यु हो सकती है। डायफ्राम अगर रप्चर कर जाए डायफ्राम, तो इंस्टेंट मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है लोगों की। ये नोट कर लिया आपने।
इट इज एक्टिव प्रोसेस, ब्रीदिंग इन इज ए एक्टिव प्रोसेस, ठीक है ना। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी का खर्च होता है। अब मैं बताऊं एक्सपायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन, ये क्या है, सांस को बाहर छोड़ना। कैसे छोड़ेंगे, वही है, अंदर हाई प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में उसके कंपैरिजन में लो प्रेशर होगा, तो हाई से लो हवा बाहर निकल जाएगी, एक्सपायरेशन, ठीक है ना। तो ये है आपका, लेकिन इसमें दोनों में ध्यान रखना है कि डायफ्राम जो यहां होता है उसका मेन रोल होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके मेन ब्रीदिंग का प्रोसेस होती है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन ये क्या है, एक्सपायरेशन इसमें इट इज ए पैसिव प्रोसेस, इट इज ए पैसिव, इसमें एनर्जी का खर्च नहीं होता है, पैसिव प्रोसेस। क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी का खर्च नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होगा बताइए, इसमें क्या होगा, एक्सपायरेशन में ब्रीद इन, यहां पे ब्रीद आउट, सांस को छोड़ देना, यही एक्सपायरेशन। बट इट इज ए पैसिव प्रोसेस, एनर्जी का खर्च यहां नहीं होता है, यहां एनर्जी का खर्च होता है, बस इतना ध्यान रखेंगे। और किस मसल का रोल है मेन इसमें, डायफ्राम जो है, मस्कुलर सेप्टम होती है, मैंने कल बताया था, उसका बहुत बड़ा रोल है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, और उसी के कारण आपका इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन होता है, सांस का लेना, सांस का छोड़ना। डायफ्राम मेन मसल है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब ये हो गया बेसिक, आपने समझ लिया। अब इसमें बचा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन याद कीजिए, मैंने समझा दिया था पहले लेक्चर में, याद है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होना साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद पायरुविक एसिड का बनना, उसके बाद मैंने बताया था कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा जो कि एक प्रकार का फर्मेंटेशन है, जो कि साइटोप्लाज्म में होगा। ये मैंने कल समझा दिया था पिछली क्लास में, कल के भी पहला जो क्लास हुआ था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो सेलुलर रेस्पिरेशन तो मैंने आपको समझा दिया है। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 36 से 38 एटीपी बनेगा, 6 CO2 बन जाएगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा अगर प्लांट में तो 2 एटीपी प्लस इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। और अगर एनिमल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 2 एटीपी प्लस लैक्टिक एसिड बनेगा, 2 एटीपी प्लस लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल होता है। तो ये मैंने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन जो चौथा स्टेप है, ये तो मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। पहला स्टेप आपने समझ लिया ब्रीदिंग, 2 स्टेप और बचा हुआ है एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन, ये अभी समझा दूंगा। उससे पहले आपको कुछ चीज बताता हूं कि जो आप एयर अंदर ले रहे हैं, एयर, तो कितना एयर का आयतन, वायु का कितना आयतन है, हवा का कितना आयतन आप एयर अंदर ले रहे हैं, कितना आयतन आपका हवा का लंग्स में स्टोर होता है, इसकी बात करते हैं। तो एयर वॉल्यूम की बात की जाती है कि कितना एयर का वॉल्यूम आप अंदर ले रहे हैं, कितना एयर का वॉल्यूम आप अंदर स्टोर किए हुए हैं, कितना आप अगर सांस छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम कितना आप हवा छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम कितना हवा आप अंदर ले सकते हैं, ये एयर वॉल्यूम की बात की जाती है। उसकी बात मैं आपसे कर लेता हूं, एयर वॉल्यूम में भी क्वेश्चन आ सकता है एयर वॉल्यूम पे, ठीक है ना, एयर वॉल्यूम। तो एयर वॉल्यूम की बात करूं तो ये आपको मैं बता दूं कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर, जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व है ब्रीदिंग के अंदर, ब्रीदिंग के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व है उसको एस्टिमेट किया जाता है स्पाइरोमीटर। तो स्पाइरोमीटर से ये पता किया जाता है कि ब्रीदिंग में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व है, सांस लेने में, सांस छोड़ने में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व है, कैसे पता करते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट है स्पाइरोमीटर, उसके माध्यम से करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर को कैलकुलेट करता है, कितना आप अंदर हवा ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं। अब उसमें पहला वॉल्यूम मैं बताता हूं, बहुत सारे वॉल्यूम की कैलकुलेट होती है लंग्स के अंदर। पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम, लंग्स के अंदर बहुत सारे वॉल्यूम कैलकुलेट किए जाते हैं। पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, अबाउट 500 ml ऑफ एयर, लगभग 500 ml, यहां पे 500 ml ऑफ एयर बोल रहा हूं मैं, ध्यान से रखेंगे, वॉल्यूम की मेजरमेंट कर रहा हूं मैं। 500 ml ऑफ एयर मूव इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है, तो अराउंड 500 ml ऑफ एयर इन एंड आउट आप कर सकते हैं। ये है टाइडल वॉल्यूम। 500 ml ऑफ एयर आप इन एंड आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, जब नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही हो। तो यही है टाइडल वॉल्यूम। लिखेंगे अबाउट 500 ml ऑफ एयर, about 500 ml ऑफ एयर, 500 ml ऑफ एयर जो है मूव इन एंड आउट, मूव इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जब आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे होंगे तो कितना एयर अंदर और बाहर जा रहा होगा,
500 ml के आसपास में, ठीक है। अलग अलग किताबों में कुछ वेरिएशन आ सकता है, बट ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ये एग्जैक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा क्या है, दूसरा वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्वेश्चन आ सकता है इस सब चीजों पे, IRV बताते हैं इसको, ठीक है ना। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या होता है, आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट, आप पूरा एफर्ट लगा दो, मैक्सिमम एफर्ट लगा दो, मैक्सिमम, आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट कितना आप एयर को इनहेल कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, मैक्सिमम ऐसे करते हैं ना, कितना आप मैक्सिमम एयर ले सकते हैं, लगभग में कितना, ये होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी, इंस्पायर करना, तो ये कितना होता है, अबाउट मैक्सिमम जो होता है आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट। मैक्सिमम एफर्ट के बाद आपने नॉर्मल ब्रीदिंग किया, मैक्सिमम एफर्ट लगाने के बाद, मैक्सिमम एफर्ट 3000 ml ऑफ एयर को आप ले सकते हैं, 3000 ml। तो ध्यान से सुनेंगे, आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट, सुनेंगे ध्यान से, ये है आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम एफर्ट आफ्टर मैंने बताया है, मैक्सिमम एफर्ट के बाद अबाउट 3000 ml ऑफ एयर, 3000 ml ऑफ एयर या 3000 ml मोर एयर कैन बी इनहेल, 3000 ml मोर एयर कैन बी इनहेल, ठीक है। तो आप मैक्सिमम एफर्ट लगाने के बाद, आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट, लगभग 3000 ml ऑफ मोर एयर, 3000 ml मोर एयर आप इनहेल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एफर्ट आपने लगा लिया, जो भी कर लिया, अब इसके बाद 3000 और आप ml में एयर को इनहेल कर सकते हैं, 3000। तो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा कि मैक्सिमम एफर्ट लगाने के बाद अराउंड 3000 ml ऑफ एयर को आप इनहेल कर सकते हैं अंदर की ओर। ये है मैक्सिमम एफर्ट लगाने के बाद, ठीक है। आगे चलेंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आएगा तो बहुत लोगों को परेशान करता है कि होता क्या है ये, ठीक है ना। तो ये है एक तरीके से, आपने टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीदिंग कर लिया, नॉर्मल ब्रीदिंग कर लिया, उसके बाद आपने जो मैक्सिमम एफर्ट लगाया, उसके बाद जो आप नॉर्मल हवा जो ले रहे हैं, वो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 3000 ml ऑफ एयर। लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद, नॉर्मल ब्रीदिंग कर लिया, इतना हो गया, अब खींचो पूरा, मैक्सिमम एफर्ट लगाओ, कितना आएगा, टाइडल वॉल्यूम आपने ले लिया है पहले ही, अब आप कितना मैक्सिमम ले पा रहे हो, 3000 ml ऑफ एयर आप ले सकते हो, वो होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये है, तो इसको समझ लेंगे अलग तरीके से, इट इज मैक्सिमम पॉसिबल इंस्पिरेशन आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, इट इज मैक्सिमम पॉसिबल इंस्पिरेशन आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, और ये लगभग 3000 ml ऑफ एयर के आसपास होता है आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद और मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं, दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला सुनेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगला क्या होगा, एक्सपिरेटरी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगला होगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के मैं यहां पे मैं आपको कुछ समझा देता हूं। एक होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एक नया टर्म आप समझ ले। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो इन दोनों का जोड़ होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों का जोड़ होता है। अब आ जाते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे, ERV। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी तो समझ लिया आपने, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। तो टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीदिंग कर लिया, टाइडल वॉल्यूम हो गया। टाइडल वॉल्यूम बोल दो, टाइडल एयर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान। उसके बाद आप मैक्सिमम कितना अंदर ले पा रहे हो, उसके बाद मैक्सिमम एफर्ट लगा के, वो है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मल ब्रीदिंग कर लिया, बार बार मैं समझा रहा हूं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। उसके बाद आप मैक्सिमम एफर्ट लगा के कितना आप अंदर हवा ले सकते हैं, वो है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और दोनों का योग इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, क्षमता, ठीक है ना। अब आते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना, ERV। ये है, अब ये क्या है बताइए, समझ में आ रहा है।
आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट लगा के आपने सांस छोड़ दिया, नॉर्मली सांस छोड़ देते हैं ना, लेकिन आप एफर्ट लगा के छोड़ो, ऐसे छोड़ो, एफर्ट लगा के छोड़ो। नॉर्मल तो हम लोग सांस ले लेते हैं छोड़ देते हैं कुछ बिना एफर्ट का, लेकिन आप एफर्ट लगा के अगर आप सांस को छोड़ रहे हैं तो मैक्सिमम कितना आप हवा को बाहर निकाल सकते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको डेफिनेशन में लिखूं, इट इज मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये क्या होता है, मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल्ली हम कर रहे हैं, दम लगा के सांस को हवा को छोड़ रहे हैं फोर्सफुली, ये होता है वो वाला पार्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट, आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम एफर्ट लगाने के बाद की बात चल रही है, मैक्सिमम एफर्ट अबाउट 1000 to 1200 ml, 1000 to 1200 ml more air can be exhale, more air can be exhale। तो ये है आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट, आपने नॉर्मल सांस छोड़ दिया, अब मैक्सिमम एफर्ट लगाने के बाद आप एफर्ट लगा रहे हैं तो मैक्सिमम कितना हवा को आप बाहर निकाल सकते हैं, लगभग इतना। या इसी को ऐसे बोल सकते हैं, इट इज मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल्ली मैं सांस को बाहर निकाल रहा हूं, कितना कर सकता हूं फोर्सफुल्ली सांस को, इतना एयर आप बाहर निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन, 1000 से लगभग 1200 या लगभग 1500 ml के आसपास होता है, ठीक है ना। अब आती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, क्या होगी, ईसी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती थी वैसे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी होता है। ये क्या होगा, ये होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहां पे ईआरवी आ जाएगा, समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक चीज है। अब आते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है या रेसिडुअल एयर क्या होता है। ये लास्ट वॉल्यूम है, मैंने बताया ना लंग्स के अंदर बहुत सारे वॉल्यूम की बात की जाती है। तो दम लगा के छोड़ रहे हो, कितना छोड़ पाओगे, इतना छोड़ पाओगे। दम लगा के ले रहे थे तो कितना ले पाओगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले पाओगे। वो दम लगा के आप कर रहे हैं, फोर्सफुली कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जब करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग है वो। तो उसके बाद जो दम लगा के आप सांस ले सकते हो तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद दम लगा के सांस छोड़ सकते हो, कितना छोड़ सकते हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना होता है। आप तो समझ में आया होगा ना। अब आते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। समझ में आ रहा है रेसिडुअल का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे वॉल्यूम होते हैं लंग्स के अंदर, कुछ मैंने पढ़ा दिया, कुछ और बचा है। रेसिडुअल वॉल्यूम, ये क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, या रेसिडुअल एयर भी बोल सकते हैं। तो रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं या रेसिडुअल एयर बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है ये क्या होता है, इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर। पहले बता दूं मैं, इट इज, लिख देता हूं, इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर। ये एयर की वो वॉल्यूम होती है, ये एयर की वो मात्रा होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई कल मैंने बताया था ना लंग्स के अंदर, दैट रिमेन्स इन एल्व्यूलाई इवन आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इवन आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है, इवन आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये लगभग 1200 से 1500 ml ऑफ एयर होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, लगभग 1200 से 1500 ml ऑफ एयर होता है। मतलब समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है। मतलब आपने दम लगा के सांस छोड़ दिया, जितना छोड़ना था, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम याद है। लेकिन फिर उसके बावजूद भी आपके अंदर एल्वुलाई के अंदर या लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाएगा, रेसिडुअल रह जाएगा, वो है रेसिडुअल एयर। तो कितना भी आप सांस छोड़ दो दम लगा के, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एफर्ट लगा के, फोर्सफुली, लेकिन फिर भी लंग्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है, रेसिडुअल एयर रह जाता है। रेसिडुअल उसी को बोलते हैं। तो रेसिडुअल बचा हुआ कुछ बच जाएगा, वो कितना बच जाएगा, इतना 1200 से 1500 ml ऑफ एयर। ये आपको ध्यान रखना था, ठीक है। अब आते हैं वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। एक कैपेसिटी की बात की जाती है वाइटल कैपेसिटी।
तो बताइए कैपेसिटी मैंने दो बताया है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, याद है? तो बस ये वाइटल क्या होगा, ये वाइटल कैपेसिटी जो होगा ये आपका नॉर्मली इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। वाइटल कैपेसिटी इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मैं तोड़ दूं, अगर इसको तोड़ने की कोशिश करूं, इसको, ये तो ठीक है, इसको तोड़ने की कोशिश करूं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को, तो इसको कहां तोड़ोगे आप, इसको तोड़ोगे आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ये हो जाएगा ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको मैंने तोड़ दिया दो भाग में, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। दो तरीके से बता सकते हैं। और एक होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स की कितनी कैपेसिटी होती है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये किसका सम होता है, ये सब लंग्स के बारे में जानकारी है। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, जो आपके लंग्स के अंदर हवा बच जाती है एक्सपायरेशन करने के बाद भी, वो रेसिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी जो यहां कैलकुलेट किया, इन दोनों को मिला दोगे तो टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाती है। टोटल लंग्स कैपेसिटी यहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? तो ये है बेसिक आपका जो आपको ध्यान रखना है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या थी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? आप ध्यान रखेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो ये है बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखना था। टोटल लंग्स कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी आपने देख लिया, और मैंने सारा अमाउंट ऑफ एयर आपको बता दिया है, तो आप यहां पे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना? आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं को कौन कितना वॉल्यूम होगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होगी, आप वैल्यू डाल दीजिए, मैंने तो वैल्यू बता दी आपको, और निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि कितनी होती है, तो आप डाल के निकाल सकते हो, रेंज में आएगा, रेंज में लगभग। तो ये हो जाएगा आपका क्या, लंग्स के बारे में जानकारी। अब कहोगे कि बीमारी नहीं बताया सर आपने, तो बीमारी ही बता देता हूं लंग्स के बारे में, 5-7 बीमारी बता देता हूं, उसी तरीके से हार्ट में भी बता दूंगा आपको। तो ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया ये लंग्स, ठीक है? हाँ, अभी 2 पार्ट बचा हुआ है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, पहले एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। बचा था ना 2 पार्ट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसको समझना है, दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन इसको समझना है, और चौथा क्या था, पहला तो ब्रीदिंग था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा सेलुलर रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको पहली क्लास में ही पढ़ा दिया है। याद करो, ग्लाइकोलाइसिस का होना, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम में सेल के अंदर में, याद करो जो मैंने बताया था, वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। उसी को टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं, और कभी कभार उसी को इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने सबको अलग अलग करके पढ़ाया आपको, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया। अब ये होता क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। गैस का एक्सचेंज होना लंग्स एंड ब्लड्स के बीच में, ब्लड के बीच में। तो लंग्स यानी एल्वियोलाई, वहीं पे गैस एक्सचेंज होता है, बैलून नुमा स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई यानी लंग्स, लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। तो इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। कैसे देखेंगे, एल्वियोलाई बना रहा हूं मैं, एल्वियोलाई, ठीक है ना, ठीक है, ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है ना, वो आपको नहीं जानना है कोशिका कौन कौन सी होती है। टाइप 1 सेल होता है यहाँ पे, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं एल्वियोलाई ड्रॉ किया हूं मैंने, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के अंदर ये जो होता है टाइप 1 सेल होता है। कभी क्वेश्चन पूछे टाइप 1 सेल कहां पाया जाता है, बता देना एल्वियोलाई के अंदर है, ठीक है, टाइप 1 सेल। ये एयर आई इसके अंदर में, उसमें ऑक्सीजन था, CO2 था, CO2 था, नाइट्रोजन था, सब कुछ था एयर के अंदर। वो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी जो होती है यहाँ पे होती है, ब्लड कैपिलरी, धमनियां जानते हैं ना, ब्लड कैपिलरी वगैरह, ब्लड कैरी कर रही हैं, कैपिलरी, कैपिलरी, ठीक है। तो ये यहां से ब्लड कैपिलरी जा रही हैं, इसमें क्या है, ब्लड मूव कर रहा है, ब्लड मूव कर रहा है। तो ये जो O2 है यहाँ पे जो आया है लंग्स के अंदर, उसके एल्वियोलाई में, वहां से O2 इस ब्लड के अंदर आ जाएगा, समझ में आया, वहां से O2 इस ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स, ये लंग्स का पार्ट है एल्वियोलाई, लंग्स और ब्लड यानी ब्लड के बीच में दोनों का जो एक्सचेंज हो रहा है
उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो ब्लड ये है, ब्लड कैपिलरी मूव कर रही है यहाँ से, तो ये एरिया बड़ा वेस्कुलर होता है, ब्लड सप्लाई यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, तो उसी के बीच में एल्विलाई और ब्लड के बीच में, या ब्लड कैपिलरी जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है, उसके बीच का जो एक्सचेंज है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नोट कर लेंगे इसको। और यहाँ पे टाइप 1 सेल पाए जाते हैं एल्विलाई के अंदर, ठीक है ना, बट शायद नहीं पूछना चाहिए, मैंने बता दिया आपको। ये एल्विलाई है जो आप जानते हैं लंग्स का मेन पार्ट होता है, जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है, जो आपने देखा यहीं पे गैस एक्सचेंज होता है। बाकी तो ब्रोंकस ब्रोंकाई सब वो कंडक्टिंग सिस्टम है, एयर को कंडक्ट करा रहे हैं, आगे बढ़वा रहे हैं, रास्ता है, बट एक्सचेंज कहां हो रहा है गैस का, एल्विलाई पे हो रहा है, यहां से ब्लड में हो रहा है, नाम पड़ा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नोट कर लिया, ओके। इंटरनल क्या होगा, कुछ नहीं, अब समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन ब्लड में आ चुका है, ब्लड में आ गया ना ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ये खून के माध्यम से आगे जाएगा, ऑक्सीजन खून के माध्यम से आगे जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन पहुंच चुका है, कहां पहुंचा है, और ये ऑक्सीजन किसको दिया जाएगा वो आगे पढ़ना है। तो ऑक्सीजन ये खून के माध्यम से आगे मूव करेगा, और आगे मूव करेगा तो किसी के पास पहुंचेगा, और किसी के पास ऑक्सीजन पहुंचेगा तो क्या होगा देखते हैं। तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट इज एक्सचेंज, आदान प्रदान हो रहा है गैसेस का, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड। अब देखिए ब्लड, और क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में आ चुका है, अब वो ऑक्सीजन किसी और को दिया जाएगा, तो ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू या सेल बोल सकते हैं। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन आ चुका था वो ऑक्सीजन अब टिश्यू को पहुंच जाएगा, वही ऑक्सीजन टिश्यू को पहुंच गया। तो लंग्स से ब्लड में आना एक्सटर्नल, ब्लड के माध्यम से अब ऑक्सीजन आगे मूव कर रहा है, और ब्लड से टिश्यू को पहुंच जाना या सेल को पहुंच जाना वो हो जाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। और फिर जब टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंच जाएगा और सेल को ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, तो वहां पे याद कीजिए मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन सेल में पहुंच जाएगा तो वहां पे होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। सेल में अगर ऑक्सीजन पहुंच गया तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यही मैंने पहली क्लास में बता दिया है, याद है मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये ऑक्सीजन वहां पहुंच जाएगा सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर, और वहां पे टिश्यू क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को मेटाबोलाइज करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ के उससे एनर्जी निकलेगा एटीपी, 36 से 38 एटीपी, पहली क्लास में बताया था, वही प्रोसेस होने वाली है आगे चल के। तो सेल के अंदर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है वही तो बता रहा हूं ना, एक टिश्यू या सेल के अंदर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है। फाइनली कहां से बात शुरू हुई थी, आपने सांस लिया और फाइनली टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंच चुका है, यही तो प्रोसेस है। और जब टिश्यू के पास या ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन पहुंचेगा, सेल के पास जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो फिर वहां पे होगा मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन पहुंच गया। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनएरोबिक हो जाएगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिएक्शन हो जाएगी, जो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है, ठीक है। तो ये है एक सेल के पास, एक टिश्यू के पास कैसे ऑक्सीजन पहुंचता है, सांस आपने लिया और कैसे एक टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंचता है या सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचता है, ये सारी प्रोसेस आपने समझा। ये सेल तक ऑक्सीजन मैंने पहुंचा दिया और उस ऑक्सीजन का सेल अपना यूज करेंगे, जो मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को तोड़ेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे, उससे एनर्जी निकालेंगे 36 से 38 एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो मैंने आपको समझाया था, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रिएक्शन होता है। नोट कर लेंगे, ये हो गया आपका बेसिक। और अगला जो स्टेप था कौन सा था, सेलुलर रेस्पिरेशन, याद है, फोर्थ स्टेप। और सेलुलर रेस्पिरेशन कब होगा, अगर सेलुलर रेस्पिरेशन कराना है तो सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों हो सकते हैं, एरोबिक भी एनारोबिक भी। एरोबिक होगा जब ऑक्सीजन टिश्यू को पहुंच जाएगा या सेल को पहुंच जाएगा तो वहां पे रेस्पिरेशन एरोबिक होगा। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो रेस्पिरेशन एनारोबिक हो जाएगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होते हैं, जो फोर्थ स्टेप है, मैंने पहली क्लास में बता दिया था, वो एरोबिक भी हो सकते हैं एनारोबिक भी हो सकते हैं। ये आप समझ सकते हैं, जो पहली क्लास से फॉलो कर रहे हैं वो समझ जाएंगे। तो अगला स्टेप होगा रेस्पिरेशन का, जिसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट्स इट। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच चुकी है सेल तक या टिश्यू तक, तो सेलुलर रेस्पिरेशन बोल दो या टिश्यू रेस्पिरेशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये आपका नॉर्मल कहानी है, समझ लिया आपने। अब मैं आपको कुछ बता देता हूं, कुछ डिजीज और डिसऑर्डर, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड क्या डिजीज होते हैं, क्या डिसऑर्डर होते हैं, उसको समझ लीजिए। तो देखिए, एक कंडीशन होता है, ये यही बता देता हूं, यूपनिया, UPNEA, यूपनिया, ठीक है। यूपनिया क्या होती है, ये इट इज नॉर्मल ब्रीदिंग। आप अगर नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो यूपनिया बोला जाएगा। तो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है ये, नॉर्मल ब्रीदिंग, ये हो जाएगा यूपनिया।
आगे आते हैं एपनिया, ए आ गया, यू था, अब ए, PNEA, ये इसको क्या बोलते हैं? एपनिया को क्या बोलेंगे? एपनिया। इसको बोलते हैं ब्रीदिंग की एब्सेंस हो गई, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नहीं ले पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे हैं, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब कि ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है ना। और एक होता है डिस्पनिया, DYSPNEA, डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में आपको डिफिकल्ट हो रहा है, लेने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो डिफिकल्टी जब होता है सांस लेने में ना, या ब्रीद करने में, तो उसको डिस्पनिया बोलते हैं। डिफिकल्टी, ये सारे कंडीशन है, ध्यान रखेंगे। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो क्या बोलेंगे? तो कठिनाई आ रही है ब्रीदिंग करने में तो डिस्पनिया, ठीक है। अब आता है एनॉक्सिया, एक कंडीशन एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, एनॉक्सिया कंडीशन होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ना हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है? एनॉक्सिया। अब एक होता है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया एक कंडीशन होती है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया। तो यहां पे होता है, हाइपोक्सिया में क्या होता है? यहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, एब्सेंस नहीं होगा, थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब होगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगी, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो पूरा ऑक्सीजन कम है, नहीं है, तो एनॉक्सिया, एनॉक्सिया। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसको बोलेंगे हाइपोक्सिया, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन थोड़ा कम है, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, पूरा ही ऑक्सीजन कम हो गया, एब्सेंस है, एनॉक्सिया, ठीक है। अब एक होता है एस्फैक्सिया, ASPHYXIA, ये भी एक कंडीशन होती है, एस्फिक्सिया या एस्फैक्सिया। ये क्या होता है? ये होता है ज्यादा CO2 ब्लड के अंदर, मोर CO2 ब्लड के अंदर क्या होता है? मोर CO2 लेस ऑक्सीजन। अगर ब्लड में ज्यादा CO2 हो जाए और ऑक्सीजन कम हो जाए तो कंडीशन ये, तो मोर CO2 ज्यादा हो जाएगा एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? लेस ऑक्सीजन, तब बोलते हैं एस्फिक्सिया बोलते हैं, ये कंडीशन हो जाती है। तो जब CO2 ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो दम घुटने की वजह से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, दम घुटने की वजह से मृत्यु हो जाएगी, एस्फिक्सिया बोलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, इम्फाइसीमा या इम्फिस्मा बोलते हैं, या इम्फाइसीमा भी बोलते हैं, इम्फिसीमा ज्यादा सही होगा, इम्फिसीमा बोलो, या कभी कभी लोग इम्फिस्मा भी बोल देते हैं, इम्फिसीमा बोल दो या इम्फिस्मा बोल दो, चलेगा, ठीक है। तो इम्फिसीमा क्या होती है? ये होता है एक नॉर्मल डिजीज है, जो भी स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर्स जो होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आती है, चेन स्मोकर्स में जो बहुत सिगरेट पीते हैं, जानते हो ना, तो ये है इम्फिसीमा। इसमें क्या होता है? सरफेस एरिया, याद करो, सरफेस एरिया एल्वेलाई का, टोटल सरफेस एरिया लंग्स की बताओ कितनी थी? मैंने कल बताई थी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ लंग्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ लंग्स 100 मीटर स्क्वायर था, टोटल सरफेस एरिया लंग्स का 100 मीटर स्क्वायर। तो सोचिए गैस एक्सचेंज करने के लिए कितना ज्यादा एरिया है, लेकिन जब एम्फिस्मा होती है तो सरफेस एरिया जो लंग्स की होती है वो रिड्यूस कर जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि सरफेस एरिया रिड्यूसेस, सरफेस एरिया जो होता है यहां पे कम हो जाती है, लंग्स की सरफेस एरिया रिड्यूस कर जाती है यहां पे लंग्स की। क्यों? ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ फाइबर, फाइबर जो होता है प्रेजेंट बिटवीन एल्वेलाई, एल्वेलाई के बीच में, ये एल्वेलाई, ये एक एल्वेलाई, ये इन एल्वेलाई के बीच में फाइबर्स होते हैं, उसके कारण ये एल्वेलाई का अपना एक सरफेस एरिया है, ये फाइबर्स टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं स्मोकर्स में, सिगरेट पीने वालों में। तो ये जो एल्वेलाई के बीच की जो फाइबर है ये टूट गई, तो इनका जो एल्वेलाई का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो गैस एक्सचेंज उतने अच्छे तरीके से नहीं होगा, और ये सिगरेट वाले लोग, चेन स्मोकर्स, थोड़ा सा काम करेंगे, क्यों? क्योंकि एल्वेलाई की सरफेस एरिया कम हो गई, अब ये गैस एक्सचेंज उतना ज्यादा नहीं कर पा रहा है, तो आपके ऑर्गन को, आपके टिश्यू को, आपको सेल को ऑक्सीजन उतना नहीं पहुंच पा रहा है, और इसके कारण आप जल्दी थक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाती है प्रॉब्लम एम्फिसीमा में, ये स्मोकर में होता है, ठीक है। तो ये ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ फाइबर प्रेजेंट बिटवीन एल्वेलाई, एल्वेलाई के बीच में, ये एल्वेलाई, ये एल्वेओलाई, इनके बीच में जो फाइबर होती है उनका डीजनरेशन हो जाता है, वो खराब हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, इसके कारण एल्वेलाई के बीच का सरफेस एरिया, एल्वेलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है, और इनका गैस एक्सचेंज भी फिर कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा गैस का एक्सचेंज होगा, और जितना ज्यादा गैस का एक्सचेंज होगा, आपकी लंग्स अच्छी होगी,
आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो गैस का एक्सचेंज जितना ज्यादा होगा उतनी ऑक्सीजन आपके ब्लड में पहुंचेगी, उतना ब्लड में पहुंचेगा तो ब्लड के माध्यम से उतना ऑक्सीजन सेल में पहुंचेगा, टिश्यू में पहुंचेगा, और सेल को जब ऑक्सीजन खूब मिलेगा तो खूब बढ़ के अपना क्या करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में खूब एनर्जी बनेगी, आप खूब तंदुरुस्त होंगे, खूब माइंड आपका फ्रेश होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो गैस आपकी ब्लड में कम पहुंचेगी, क्योंकि गैस एक्सचेंज कम हो रहा है तो ब्लड में गैस कम पहुंचेगा, ब्लड से टिश्यू में गैस कम पहुंचेगा तो बेचारा, गैस मतलब ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो बेचारे को उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो जाहिर सी बात है एनर्जी कम बनती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, आपको पता है, मैंने बता दिया है। इसलिए आप जल्दी थक जाएंगे, तुरंत हाँफने लगेंगे, तुरंत थक जाएंगे, काम करेंगे तुरंत थक जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम होती है एम्फीसीमा में, ठीक है। अब एक होता है एस्थमा। एस्थमा एस्थमा क्या होता है, नाम तो सुना होगा एस्थमा। इसमें होता है ब्रोंकियल स्पाज्म, ये एलर्जी के कारण होता है, ब्रोंकियल स्पाज्म होता है इसके अंदर एलर्जी के कारण, ड्यू टू एलर्जी। इसमें एयर बाहर आने में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रोंकियल स्पाज्म में एयर जो होता है बाहर आने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो दम घुटने लगता है, आपको पता होगा अस्थमा वाले व्यक्ति को एलर्जी के कारण होता है, ब्रोंकियल स्पाज्म ड्यू टू एलर्जी, एयर बाहर आने में प्रॉब्लम आ रही है, अस्थमा, ठीक है। एक होता है निमोनिया, ये भी लंग से रिलेटेड है, निमोनिया लिख दो कहीं पे, यहां लिख देता हूं, निमोनिया लंग से रिलेटेड, तो ये भी बीमारी है ना निमोनिया। तो निमोनिया तो जानते हो, बच्चों में आपने देखा होगा, ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये बीमारी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये निमोनिया। अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ऑप्शन में ना हो तो फिर ऑप्शन में होगा डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है, ज्यादा सही है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अगर ये ऑप्शन में ना होगा तो डिप्लोकोकस निमोनी जो होता है ये बैक्टीरिया, ये निमोनिया कराता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, कभी आएगी तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, डिप्लोकोकस क्या होता है, लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया क्या होता है, स्पाइरल बैक्टीरिया क्या होता है, कोकाई बैक्टीरिया क्या होती है, ये सब की बात हम लोग करेंगे। बट ध्यान रखना कि स्ट्रेप्टोकोकस लिख देता हूं, लिख ही दूं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है ये आपको ध्यान रखना है, NIAE, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी निमोनिया करता है। अगर ये ऑप्शन में ना होगा तो डिप्लोकोकस होगा, डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। आप ऑप्शन देख के पहचान लेंगे क्या आंसर होगा। तो ये हो गया आपका लंग्स के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है ना। आपको होगा कितना पढ़ा रहे हो, और भी चीजें हैं, मैंने तो उतना पढ़ा है जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। नीट एग्जाम में और डिटेल में जाना पड़ता है, एमबीबीएस में और डिटेल में जाना पड़ता है, ठीक है ना। आप बोलोगे यस एमबीबीएस में जाना पड़ता है, यस मैं पढ़ा सकता हूँ, और वीडियो आएंगी कभी ना कभी यूट्यूब पे, मैं वीडियो लाऊंगा नीट पे, उसके बाद नीट के बाद एमबीबीएस में वीडियो आएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, दैट्स वाई डिटेल में चीजें पढ़ी जाती है। आप डॉक्टर बनते हैं, लंग्स के डॉक्टर बनेंगे तो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, बच्चे बनते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, तो लंग्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। और लंग्स का कितना योगदान था कोरोना में, लोगों ने देखा है कि किस तरीके से दम घुटने की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर का कितना यूज था आपको समझ में आया कोरोना में। तो लंग्स की जो महत्व है वो कोरोना में लोगों को समझ में आया है, ठीक है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या यूज है, आप देखो ऑक्सीजन कहां से कहां पहुंच रही है, टिश्यू तक। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या यूज है, लोगों को कोरोना में समझ में आया है, ठीक है। अब आते हैं नॉर्मली सर्कुलेटरी सिस्टम, ध्यान रखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम बोल दूं। अब ये रेस्पिरेशन कंप्लीट, आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट मैंने आज बताया था, हार्ट की वीडियो थी बट थोड़ा मैंने कंप्लीट किया है, दैट्स वाई थोड़ा लेट हो गया हार्ट को स्टार्ट करने में। अब हार्ट स्टार्ट करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी का बहुत सारे नाम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत सारा नाम है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं इसको, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जानते हो ना, कार्डियो मतलब हार्ट होता है, हृदय, ठीक। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं इसको, हार्ट सिस्टम भी बोलते हैं, नॉर्मली इसको ऐसे भी बोल देते हैं, हार्ट सिस्टम, हार्ट सिस्टम भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है हार्ट सिस्टम के अलावा, उसका नाम है कार्डियक सिस्टम। मिला जुला के समझ सकते हैं, हार्ट की स्टडी हो रही है, सीधी सी बात है। और हार्ट में क्या स्टडी करेंगे, हार्ट की पूरी पार्ट, जो हार्ट होते हैं हृदय के पूरे पार्ट्स पढ़ेंगे। और हार्ट में क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना, यही तो काम है ना हार्ट का, ब्लड को पंप करना। तो ये है हार्ट के बारे में, ठीक है ना। इसी में ब्लड वगैरह भी हम लोग पढ़ लेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। उस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है पूरे बॉडी में, उसको पंप कौन करता है, हार्ट करता है, हृदय करता है। तो हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी में, यही है, ठीक है। आपके घर में पंप होता है ना पानी को पंप करने के लिए, यहाँ हार्ट है हमारे बॉडी में, ठीक है ना।
ये है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की मैं बात करता हूं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जितने नाम से जाने जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम अगर मैं बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आमतौर पे नॉर्मल ध्यान रखोगे ऐसे नाम से जाना जाता है, आमतौर पे नॉर्मली ऐसे नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम में आमतौर पे ध्यान रखना चारों को एक नाम से जाना जाता है, चारों को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करें, थोड़ा सा अगर डिटेल में जाके बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम मेन पार्ट होता है, मेन टॉपिक तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसी के अंदर ये आ जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, ये तीनों उसका एक पार्ट है। लेकिन आम बोलचाल के भाषा में नॉर्मली आप समझना चाहे तो चारों एक ही मतलब है कहने का। लेकिन थोड़ा सा मैं प्रिसाइज वे में कहने की कोशिश करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये ज्यादा सही होगा। बट नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि चारों का मतलब एक है, बट ज्यादा सही क्या है ये मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइड करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, थोड़ा प्रिसाइज वे हो गया। और नॉर्मल अगर बताना हो तो ठीक है भैया, चारों एक ही हैं बोल सकते हैं, ठीक है। बट उसका एक पार्ट है और उसका दूसरा पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसका दूसरा पार्ट लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। मैंने यहां पे लिख दिया है कि इसको इसी नाम से जाना जाता है, इसको इस नाम से, इसको इस नाम से, चारों ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा प्रिसाइज वे में स्टडी करें, थोड़ा सही से और क्या सही जानकारी हो सकती है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोल दो या हार्ट सिस्टम बोल दो या कार्डियक सिस्टम बोल दो, इसमें स्टडी करते हैं। तो इसको बोल सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम को ही, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ही कार्डियक सिस्टम और हार्ट सिस्टम, ठीक है, इसको बोल सकते हो। बट सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है ही, ऐसा समझ में आ रहा ना यहां पे। बट यहां पे मैंने एक साथ लिख दिया था। नॉर्मली आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं, बट थोड़ा सही तरीके से पढ़ना हो तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम में तीनों को यहां रख सकते हैं और एक पार्ट होगा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। आप सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, इनमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे हार्ट, तभी तो नाम पड़ा हार्ट सिस्टम पहला। दूसरा क्या पढ़ेंगे, ब्लड, क्योंकि हार्ट में क्या पंप होता है, हार्ट में पंप, हार्ट क्या पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, ब्लड वेजल्स, जो ब्लड को कैरी करेंगी। ये तीन चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक ऑर्गन, स्प्लीन वगैरह नाम सुना है, स्प्लीन, थाइमस वगैरह, वो यहीं आएगा, ठीक है ना, लिम्फेटिक ऑर्गन। उसके बाद लिम्फेटिक डक्ट, जो डक्ट लिम्फ को कैरी करेगा, लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट। और तीसरा भाई लिम्फ होगा, जाहिर सी बात है, जैसे ब्लड वैसे लिम्फ। तो लिम्फ और ब्लड में क्या अंतर होता है मैं आपको बताऊंगा। बट लिम्फ को कैरी करता है लिम्फेटिक डक्ट, ब्लड को कैरी करता है ब्लड वेजल्स। सीधी सी बात है, वो पाइप है जिसमें ब्लड मूव करता है, या वो डक्ट है या वो पाइप है जिसमें लिम्फ मूव करता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ब्लड और लिम्फ में, अगली क्लास में पता चल जाएगी, ठीक है। लिम्फेटिक ऑर्गन में हम लोग स्प्लीन की बात करेंगे, थाइमस की बात करेंगे, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, मेन मेन ऑर्गन पढ़ लेंगे। और यहाँ पे मेन है आपका हार्ट, हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं तीनों चीजें। समझ में आया? अब आते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। मैंने एक नॉर्मल वे में भी समझा दिया और एक प्रिसाइजली अगर समझना है तो ये ज्यादा सही होगा, प्रिसाइजली अगर समझना है सही तरीके से तो। ठीक है, तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम जो है एक्सीड कर रहा है, ठीक है ना। रोज की टाइमिंग मेरी कोशिश रहती है कि 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दूं, तो ये इतना ही रहने देते हैं। और अगली क्लास में मैं आपको हार्ट की स्टार्ट कर दूंगा, हार्ट अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, नो डोंट वरी, अगली क्लास में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होती है, सारी चीज की, हार्ट स्ट्रोक क्या होता है, सबकी बात मैं आपसे करूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और चीजें समझ में आई है जरूर रिवाइज करना, क्योंकि टिपिकल चीजें थी, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, चीजों को समझने वाली चीजें थी आज, इसलिए मैंने आपको थोड़ा अच्छे से समझाया है और कोशिश की है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कवर कर दूं अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप जरूर मैसेज किया करें, क्योंकि मुझे मैसेज करते हैं जो भी लोग, जब भी देखेंगे, 1 साल बाद भी जो आके देखेगा उसके लिए भी मैं बोल रहा हूं, आप मैसेज जरूर करना, ताकि मुझे आइडिया हो कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही है और आपको
कोई पोर्शन हो जिसमें समझने ना आया हो, या कोई ऐसा पोर्शन हो जिसमें आप समझना चाहते हैं लेकिन एग्जाम में वो पूछा नहीं जाता है इसलिए मैंने नहीं कवर किया, लेकिन आपको जानना है उसके बारे में, आप कमेंट कर दे, मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में नहीं आता तो ठीक है, लेकिन आपको अगर डाउट है, आपको समझना है किसी चीज के बारे में, तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। आप जरूर मैसेज कर देना मुझे, ठीक है ना, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी लोग नए हैं जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों से शेयर करो, ये आपका मेन फर्ज है। मैं अपनी तरफ से आपको जो भी हो सकता है मैं आपको कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।